बॉम्बे शहर में अंडरवर्ल्ड का वजूद कब और कैसे बताएंगे हम, दिखाएंगे हम। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे लोग हुकुम का इक्का कहते हैं और आज तक किसी को भी खबर नहीं कि आखिर में वो कहाँ है और है भी कि नहीं है। उसका नाम है, हुकुम के इक्के का नाम दाऊद इब्राहिम कासकर, जो कि आज तक हमारे यहाँ के इंडिया मुंबई की पुलिस जो कि नहीं पकड़ पाई है। उस बारे में हम बात करेंगे बॉम्बे प्रेस एडिटर शराबत खान साहब से। हम जानकारी लेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर में दाऊद इब्राहिम कासकर ने कब से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा है और किस तरीके से कदम रखा है। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दाऊद इब्राहिम जो है आज तकरीबन कई सालों से इंडिया और मुंबई से वांटेड है। आज तक यहाँ की कोई पुलिस उससे ढूंढ नहीं पाई है और आज वो कहाँ है किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह, एक ऐसा सरगना जिसका नाम आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। बच्चा बच्चा ये जानता है कि दाऊद नाम का कोई सरगना, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हिंदुस्तान के शहर मुंबई में रहता था। जहाँ तक दाऊद इब्राहिम की आपराधिक ज़िंदगी या अंडरवर्ल्ड में दाखिले का सवाल है, दाऊद इब्राहिम की शुरुआत, दाऊद इब्राहिम गैंग की शुरुआत छोटी मोटी वारदातों से हुई, जो बाद में बढ़कर एक कदम आगे निकलकर तस्करी में तब्दील हो गई, स्मगलिंग में तब्दील हो गई। कुछ दिनों तक दाऊद इब्राहिम का गैंग छोटी मोटी वारदातें करता रहा, लेकिन अचानक ही हालात ने पलटा खाया और उसकी मुलाकात छोटी दम्मन, नानी दम्मन के एक बड़े स्मगलर नारायण सुकर बखिया से हुई, जो दुबई से बम्बई माल लाता था और नानी दम्मन में, छोटी दम्मन में उसे सेठ कहा जाता था। यहाँ तक के गोल्ड का भाव, सोने का भाव नानी दमन में, छोटी दमन में नारायण सुक्कर बकिया ही खोलता था। अच्छा खान साहब, अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग की दुनिया में जाने से क्या फ़ायदा हुआ है। दाऊद इब्राहिम गैंग को स्मगलिंग की दुनिया में जाने से बड़ा फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि उसे बम्बई से दुबई की लाइन मिली और दुबई में उसकी जान पहचान बढ़ी। दाऊद गैंग का काम यह था कि बम्बई से चांदी लेकर छोटी दमन जाना, नानी दमन जाना और वहाँ से सोना लेकर बम्बई आना और बम्बई की गोल्ड मार्केट में उसको फैला देना। ये काम इतना ज़बरदस्त था, इतना बड़ा था और इतने बड़े पैमाने पर चल रहा था कि इसकी मिसाल रुपयों से नहीं दी जा सकती, बल्कि इसमें ये कहा जा सकता है इसमें ऐश भी ज़्यादा था और रुपया भी ज़्यादा था। इसीलिए साथ साथ ये हुआ, दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ साथ पठान गैंग भी सतर्क हो गई, जाग गई और उन्होंने भी स्मगलिंग की दुनिया का सहारा लिया और छोटी दमन के, नानी दमन की के यहाँ जो एक दूसरा स्मगलर था जिसका नाम था लल्लू जोगी, उसका माल लाने ले जाने का ज़िम्मा लिया और बड़ी जिम्मेदारी से वो भी स्मगलिंग का माल
नानी दमन से, छोटी दमन से बम्बई लाने लगे और बम्बई से छोटी दमन, नानी दमन ले जाने लगे। अच्छा, अभी खान साहब ये बताइए, जैसा कि स्मगलिंग की दुनिया में हाजी मस्तान मिर्जा का काफ़ी नाम था, ड्रग्स तस्करी के दुनिया में करीम लाला का नाम था, तो डी कंपनी के इसमें क्या रोल थे? देखिए, डी कंपनी का ताल्लुक हाजी मस्तान मिर्ज़ा से था। हाजी मस्तान का पूरा सपोर्ट डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम गैंग को होता था और करीम लाला पठान कंपनी की मदद करता था और पठान कंपनी करीम लाला के इशारे पर मंशियात यानी ड्रग की तस्करी करती थी और उनका माल पूरी बम्बई में सप्लाई करने का काम सिर्फ और सिर्फ पठान गैंग करती थी। इसी वजह से दोनों गैंग्स को, पठान गैंग को करीम लाला का सपोर्ट था, करीम लाला का सर पे हाथ था और हाजी मस्तान का हाथ डी कंपनी पर था और दाऊद इब्राहिम के सर पर था। जैसा कि लेकिन हमने सुने थे पठान गैंग और डी कंपनी में तस्करी के माल को लेकर भी गैंग वार हुआ था, ये बात कहाँ तक के सच है, इस बारे में बताइए। ये बात बिल्कुल सच है। छोटा दमन यानी नानी दमन में दो बड़े स्मगलर थे, दो बड़े तस्कर थे, जिसमें एक था लल्लू जोगी और दूसरा था नारायण शुक्र बघिया। डी कंपनी और पठान गैंग दोनों अलग अलग सरगनाओं के लिए काम करते थे। यही वजह थी कि एक बार जब डी कंपनी माल लेकर नानी दमन से रवाना हुई और पठान गैंग उसके पीछे रवाना हुई तो दोनों का टकराव गुजरात के ही एक इलाके वापी में हुआ। वापी यूनियन टेरिटरी है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसके तहत आता है। वहाँ टकराव हुआ और पठान गैंग ने डी कंपनी पर हमला किया, जिसकी वजह से 2-3 लोग जो डी कंपनी के थे बुरी तरह ज़ख्मी हुए और उन्हें बलसार के एक अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। यहीं से गैंगवार की शुरुआत हुई और ये आग गुजरात से लेकर, नानी दमन से लेकर मुंबई तक फैल गई। अभी हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे कि पठान गैंग ने डी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए गैंग वॉर में किस तरीके का कांड किया? पठान कंपनी के हौसले बुलंद थे और काफ़ी हिम्मत उन्होंने दिखाते हुए सबसे बड़ा काम ये किया कि जो पत्रकार इकबाल नातिक को डी कंपनी के काफ़ी नज़दीक समझा जाता था। इकबाल नातिक को जैसे अस्पताल बीडीडी चाल के उसके घर से उठाया और उसे मायम की खाड़ी में ले जाकर बुरी तरह मारा पीटा और उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से फरार हो गए। ये पहला कांड था, ये गैंगवार की शुरुआत थी जो डी कंपनी और पठान गैंग में हुई। अब ये बताइए, इसका बदला पठान गैंग से डी कंपनी ने आखिर किस तरह लिया? अब इस वारदात के बाद, इस गैंग वार के बाद, इकबाल नातिक के मारे जाने के बाद डी कंपनी को इंतकाम लेना था। उन्होंने इसे अपना एक बड़ा मकसद बना लिया और उन नामों की तलाश की जो लोग इकबाल नातिक को उसके घर से उठाकर माहिम की खाड़ी तक ले गए थे।
उन्हें दो नाम का पता चला, एक अय्यूब लाला और दूसरा नाम था सईद बाटला। इन दोनों नाम के पता चलते ही डी कंपनी इन दोनों की तलाश में रहने लगी। अय्यूब लाला को डी कंपनी ने चौपाटी के पास एक होटल के पास पकड़ा और उसे इस कदर मारा कि वो अधमरा हो गया। और डी कंपनी ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उसे उठाकर एक गाड़ी में डाला और गाड़ी वो लेकर डोंगरी पहुँचे और करीम लाला के हेडक्वार्टर के बाहर डोंगरी में लाकर उसे अय्यूब लाला को वहाँ फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गए। इसके साथ ही उन्हें अब दूसरे नाम की तलाश थी, दूसरे शख्स की तलाश थी, दूसरे गुंडे की तलाश थी, जिसका नाम था सईद बाटला। और ये मौका भी एक दिन डी कंपनी को मिल गया। ये उस वक्त की बात है जब सईद बाटला नागपाड़ा के अपने घर पर पहुंचा। डी कंपनी के लोग उसकी ताक में थे। उन्होंने घर के नीचे सईद बाटला को पकड़ना चाहा, लेकिन सईद बाटला किसी तरह बचकर अपने घर की तरफ भागा और सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर पहुंच गया और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन डी कंपनी को तो इंतकाम लेना था, इकबाल नातिक के खून का बदला लेना था। वो लोग, डी कंपनी के लोग ऊपर चढ़े, उसके घर तक पहुँचे और दरवाज़ा तोड़कर उसके घर में, सईद बाटला के घर में दाखिल हुए और उसे वहाँ मारने की कोशिश की। लेकिन सईद बाटला बचने के लिए बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी डी कंपनी के लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर सईद बाटला को बाहर निकाला और उसके पैरों की उंगलियां काट दी, उसके हाथ की 4 उंगलियां काट दी और उसे एक तरह से अपाहिज बनाने की कोशिश की। एक बात ये भी सुनी गई कि वो उसके पैरों की नसें काट कर उसकी मौत चाहते थे, लेकिन शायद सईद बाटला की मौत नहीं लिखी थी, इसलिए वो बच गया। लेकिन इसके बाद डी कंपनी का दबदबा काफ़ी बढ़ गया और वो मुंबई पे एक तरह से राज करने लगी। अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ी गैंग कहलाने लगी और दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहा जाने लगा। हमारे बॉम्बे प्रेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता होगा। और हर सैटरडे हमारे चैनल पे अंडरवर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज तक ज़्यादा करके किसी लोगों को पता नहीं है। हम बताएंगे वो कहानियाँ हर शनिचर दोपहर 12 बजे। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।